E66 मार्शल आर्टिस्ट जो मुखौटे पहनते थे वे उनके चेहरे या सिर की रक्षा के लिए नहीं थे, बल्कि उनकी पहचान की रक्षा के लिए थे। बेशक मार्शल अप्रेंटिस को अक्सर चेहरे और सिर पर चोट लगती थी, इसलिए मार्शल अप्रेंटिस ने जो मुखौटे पहने थे वे अप्रेंटिस क्षेत्र की लड़ाई की कठोरता से बचने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। बेशक कठोर लंबे युद्ध के बाद अधिकांश मुखौटों को भारी रखरखाव की आवश्यकता होती है। साधारण पदार्थ जो प्रशिक्षु क्षेत्रीय युद्ध की कठोरताओं का सामना नहीं कर सकते थे, जबकि तन्य शक्ति वाले गूढ़ संसाधन जो प्रशिक्षु क्षेत्रीय युद्ध को पूरी तरह से झेलने में सक्षम थे, वे सामरिक संसाधन थे जो मास्क पर बर्बाद करने के लिए बहुत दुर्लभ थे। इस प्रकार यद्यपि मुखौटों को जीवित रहने और कम से कम अक्षुण्ण रहने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन जब उन्हें प्रशिक्षु क्षेत्र के शीर्ष पर शक्ति और आक्रमण का सामना करना पड़ा तो वे अक्षुण्ण नहीं रह सके। रूई को तब तक पता ही नहीं चला कि उसका मास्क उतर गया है, जब तक उसने अपने चेहरे पर गर्म हवा का स्पर्श महसूस नहीं किया। इससे पहले कि वह अपनी स्थिति को समझ पाता, उसकी नज़र अपने प्रतिद्वंद्वी पर पड़ी जो उसी स्थिति में था। सुनहरे बाल और सुनहरी आंखें, बेहतरीन खूबसूरत विशेषताएं। वह आदमी राजकुमार जैसा दिखता था, फिर भी यह उनका सौंदर्यबोध नहीं था जिसने रूई को चौंकाया। वह चौंक कर बुदबुदाया। रूई के दिमाग में लगभग 2 साल पहले की बात घूम गई, बसारा पहाड़ों में अपने अंगरक्षक मिशन की। उसने एक डाकू समूह से लड़ाई की थी जो नियमित रूप से उच्च श्रेणी के गूढ़ संसाधनों के लिए आपूर्ति काफिलों पर घात लगाकर हमला करता था और लूटपाट करता था। उस समय डाकू समूह का नेता जो भागने में सफल रहा था, वही व्यक्ति था जो उससे पहले था। रूई ने जल्दी से अपने सदमे को जितना हो सके उतना नियंत्रित किया, ये दिखावा करते हुए कि वह अपने मुखौटे के खिसकने से सदमे में था। वह नहीं चाहता था कि सुनहरा आदमी यह पता लगाए कि उसने उसकी पहचान ली है। इस बीच भीड़ में बहुत उत्साह था। मार्शल गैम्स के सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट की पहचान एक ही बार में उजागर हो गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूई के चेहरे की बनावट ने तुरंत ही उसकी पहचान उजागर कर दी थी। भीड़ ने तुरंत ही उसे मार्शल कॉन्टेस्ट के फाइनलिस्ट के रूप में पहचान लिया। अरे, ये काले बाल और आंखें, ये तो अप्रेंटिस रूई क्वारियर है। रुको, लेडी फ्रीयर मार्शल कॉन्टेस्ट के फाइनलिस्ट को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो गईं। रूई ने आह भरी। इस समय वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपनी पहचान छिपाने की पूरी कोशिश की थी। कम से कम वह उतना चिंतित नहीं था जितना कि जब उसने पहली बार नार्था से प्रतिनिधि लड़ाकू कमीशन स्वीकार किया था। तब से मार्शल गैम्स समुदाय के सदस्यों के साथ उसकी सद्भावना बढ़ गई थी। अगर वह उन सभी के साथ खराब संबंध रखता तो वह बेहद चिंतित होता। इसके अलावा मार्शल गैम्स में बिताए गए शुरुआती 2 महीनों में उन्हें एहसास हो गया था कि मार्शल गैम्स के लिए नियुक्त किए गए लड़ाकों के साथ मूल रूप से कुछ भी नहीं हुआ। इसका एक कारण ये भी था कि अगर मार्शल गैम्स में भाग लेने में गंभीर जोखिम होता तो कोई भी मार्शल आर्टिस्ट कभी भी इसमें भाग नहीं लेता। इसका एक कारण चार्ल्स डिविलियर भी था। हर कोई जानता था कि वह व्यक्ति मार्शल आर्ट से प्यार करता था। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि कोई भी व्यक्ति हतोत्साहित न हो और उसे प्रोत्साहन न मिले। कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करना चाहता था जिसके पास इतनी संपत्ति, शक्ति और प्रभाव था। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि इस आदमी का प्रतिनिधि लड़ाका एक डाकू था? इससे रूई के मन में बहुत सारे खतरे पैदा हो गए, लेकिन अभी के लिए उसने सब कुछ छुपा रखा था। वह पहले लड़ाई का आनंद ले रहा था, लेकिन उसे बस डर लग रहा था। उसने चार्ल्स की तरफ देखा और पाया कि वह आदमी उसे एक जानकार मुस्कान के साथ देख रहा था। वह रूई की पहचान से हैरान नहीं था। दोनों ही योद्धाओं ने तुरंत ही अपने पैर जमा लिए और एक दूसरे के खिलाफ अपना रुख अख्तियार कर लिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेनानियों के मुखौटे टूट गए हैं। चार्ल्स की आवाज़ गूंज उठी। जब वे अपनी पहचान छिपाने में असमर्थ थे तो उनसे खेल जारी रखने की उम्मीद करना अनुचित होगा। उन्होंने आगे कहा, यहाँ मार्शल गैम्स में हम मार्शल आर्टिस्ट को जब और जहाँ भी संभव हो सुविधा देते हैं। यह मैच आज के लिए रद्द कर दिया जाएगा। मेहमानों पर निराशा की लहर छा गई, लेकिन उनमें से किसी ने भी उनके शब्दों पर आपत्ति उठाने का साहस नहीं किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूई की भौहें उन शब्दों पर सिकुड़ गईं। उसकी पहचान पहले ही उजागर हो चुकी थी। मुखौटा हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी चार्ल्स के इस बात पर जोर देने का मतलब शायद ये था कि वह जिस कारण से ऐसा चाहता था उसका रूई की पहचान से कोई लेना देना नहीं था। रूई उस गोरे आदमी की ओर मुड़ी और उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगी। क्या चार्ल्स को पता था कि वह कौन है? क्या इसीलिए वह मैच रोक रहा था? वह नहीं चाहता था कि इस बात की जरा सी भी संभावना लीक हो जाए कि उसका प्रतिनिधि एक कुख्यात डाकू था जिसने हाजिन शहर की अर्थव्यवस्था को बाधित किया और निस्संदेह मार्शल गैम्स के कई मेहमानों और सदस्यों को प्रभावित किया। रूई को पक्का पता नहीं था। वह उस गोरे आदमी की तरफ मुड़ा जो जाने के लिए मुड़ रहा था। अरे, रूई ने पुकारा। वह आदमी रुक गया, अपनी दृष्टि के क्षेत्र के किनारे से रूई की नज़र से नज़र मिलाते हुए। मैं रूई क्वारियर हूँ, रूई ने उससे कहा। क्या मुझे आपका नाम जानने का सम्मान मिल सकता है?
वह कुछ सेकंड तक रूई को देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे पीछे मुड़कर चला गया। तो वह काटेगा नहीं, रूई ने सोचा। उसने आह भरी। सच कहूं तो वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था, और दिन के अंत में उसे यकीन नहीं था कि वह इस बारे में कुछ करना चाहता है। वह उस आदमी को यहाँ देखकर काफी हैरान था और वह चार्ल्स से सावधान और संदिग्ध था। लेकिन बस इतना ही। मार्शल गेम्स की संस्कृति रूई के लिए बहुत अधिक पारदर्शी हो गई थी और यह घटना वास्तव में इतनी मायने नहीं रखती थी। वह अब भी हर बार मार्शल प्रतियोगिता में भाग लेते थे जब भी वह एक गंभीर प्रतिस्पर्धी मैच में विभिन्न मार्शल कलाकारों के खिलाफ अपनी क्षमता का परीक्षण करना चाहते थे। जल्द ही मैच खत्म हो गए क्योंकि रूई को चुनौती देने के लिए कोई भी लड़ाका नहीं बचा था और मेहमान एक दूसरे के साथ खुलकर घुल मिल गए। रूई को मार्शल कॉन्टेस्ट में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेने वाले कई मेहमानों से प्रशंसा की बौछार मिली थी। मार्शल गेम्स समुदाय में अप्रेंटिस फाल्कन ने जो प्रतिष्ठा बनाई थी वह मार्शल कॉन्टेस्ट में रूई द्वारा अर्जित की गई प्रसिद्धि से मेल खाती थी। उनकी छवि उनके मन में उभरी क्योंकि कई मेहमान उनके साथ घुल मिल गए और उन्हें ग्राहक के रूप में बनाए रखने की कोशिश करने लगे। रूई ने आह भरी। लॉर्ड डिविलियर, रूई ने झुककर सद्भावना व्यक्त की। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी पहचान इस तरह से उजागर हुई। चार्ल्स डिविलियर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, दुर्भाग्य से ऐसी चीजें होती रहती हैं। हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि इससे कोई नकारात्मक परिणाम नहीं निकला है। ऐसा ही लगता है, रूई ने लापरवाही से जवाब दिया। वैसे, चार्ल्स मुस्कुराया, मुझे याद है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी अनोखी मार्शल आर्ट के लिए कमीशन दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से वह बेकार गया। हालांकि मार्शल कॉन्टेस्ट के बाद से तुम्हारी उल्लेखनीय प्रगति को देखने के बाद मैं तुम्हें अपना प्रस्ताव देना चाहता हूं। डिविलियर परिवार में शामिल हो जाओ, उसने कहा। तुम पाओगे कि यह तुम्हारे समय के लायक है। बातचीत सुन रहे मेहमानों की आंखें उसकी बातें सुनकर बड़ी हो गईं। हालांकि रूई ने उन शब्दों पर अपना सिर हिलाया। मेरा पहले से ही एक परिवार है। मुझे डर है कि मुझे आपका प्रस्ताव अस्वीकार करना पड़ेगा। यह अफसोस की बात है कि मैं तुम्हें हासिल नहीं कर सकता। चार्ल्स डिविलियर ने आह भरी, लगभग रूई को एक वस्तु के रूप में बोलते हुए। हालांकि अगर आप कभी पुनर्विचार करते हैं तो मैं हमेशा आपकी क्षमता के एक मार्शल आर्टिस्ट को समायोजित करने के लिए तैयार रहूंगा। धन्यवाद, रूई ने जवाब दिया। उनकी बातचीत समाप्त हो गई। वह चार्ल्स के साथ बातचीत नहीं करना चाहता था, खासकर तब जब उसे अपने लड़ाकू की पहचान के बारे में पता चला। मेहमान आपस में बातचीत करते और एक दूसरे से मिलते जुलते थे जबकि लड़ाके एक दूसरे से बातचीत करते थे। रूई ने खुद को मेहमानों से अलग करने के बाद कमरे में मौजूद मार्शल अप्रेंटिस के पास जाकर बात की। वह उनसे दोस्ती करने या इस मामले में कुछ भी करने में खास दिलचस्पी नहीं रखता था। बस इतना था कि मार्शल आर्टिस्ट के साथ बातचीत करना ज्यादा दिलचस्प था। इसके अलावा वह इस समय केवल एक ही मार्शल आर्टिस्ट के साथ बातचीत करने में रुचि रखते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे, रूई ने फनान से कहा उसके पास जाकर, आशा है कि तुम ठीक हो गए। औषधियों ने मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया। फनान को उससे बात करने में कोई आपत्ति नहीं थी, हालांकि उसने कुछ ही घंटे पहले रूई के हाथों अपना गत विजेता का पद खो दिया था। आपकी मार्शल आर्ट वाकई दिलचस्प है, मैं इसके बारे में और जानना चाहता था। रूई ने स्वीकार किया। आपकी मार्शल आर्ट का नाम क्या है? मैं इसे बेस्टियल रेज स्टाइल कहता हूँ, फनान ने जवाब दिया। दिलचस्प, रूई की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। तो इसमें इतना व्यक्तित्व है कि इसे नाम दिया जा सकता है। आपकी मार्शल आर्ट मुझे बहुत पसंद है, रूई ने उससे कहा। मैंने पहले कभी सिम्बियोटिक मार्शल आर्ट तकनीकों के बारे में सुना या देखा नहीं था। वे वास्तव में शक्तिशाली हैं। क्या आप मुझे उनके बारे में और बता सकते हैं? फनान को अपनी मार्शल आर्ट में लोगों की दिलचस्पी पसंद आई। ज्यादातर लोग उनसे घृणा करते हैं, डरने की बात तो दूर की बात है। रूई ने कंधे उचका दिए। कोई भी चीज़ जो मेरी मार्शल आर्ट को मजबूत करके मेरे मार्शल पथ पर चलने में मेरी मदद कर सकती है, वह मेरी दिलचस्पी के लायक है। सौंदर्यशास्त्र या अन्य संवेदनशीलताएं मायने नहीं रखतीं। फरना की आंखें इस जवाब पर चमक उठीं। ये सही रवैया है। मैं आपकी सराहना करती हूं कि आप अपनी युवावस्था के बावजूद इतने परिपक्व हैं। धन्यवाद। सिम्बायोटिक मार्शल आर्ट तकनीकों के बारे में उन्होंने शुरू किया। वे काफ़ी विशिष्ट क्षेत्र हैं। हालांकि यह मेरा मार्शल पथ है। जब मैंने पहली बार अन्वेषण चरण में इन तकनीकों के बारे में सीखा और उनके साथ अपनी आत्मीयता का परीक्षण किया, मुझे बस इतना पता था कि मुझे उनमें महारत हासिल करनी है, तभी मैंने अपना मार्शल पथ खोजा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपने उनके साथ अपनी आत्मीयता का परीक्षण कैसे किया? इसका मापन इस बात से किया जा सकता है कि आप सहजीवन में कितनी अच्छी तरह से शामिल हो पाते हैं। फनन ने जवाब दिया, सहजीवन का प्रत्यारोपण तकनीक नहीं है। प्रत्यारोपित सहजीवन के साथ प्रदर्शन की जाने वाली मार्शल आर्ट तकनीकों को सिम्बायोसिस मार्शल आर्ट तकनीक के रूप में जाना जाता है। मैं समझ गया। रूई तल्लीन हो गई। क्या आप सहजीवन तकनीक सीखने में रुचि रखते हैं?
फनान ने उम्मीद से पूछा। रूई ने सिर हिलाया। मुझे संदेह है कि मेरे पास उनके साथ काफ़ी हद तक अनुकूलता है, इस हद तक कि उन्हें अनदेखा करना मेरे लिए मूर्खता होगी। इसलिए मैं उनके बारे में और अधिक जानना चाहता था। किस तरह की सिम्बायोसिस तकनीकें मौजूद हैं? ओह, सभी प्रकार के, फनान ने कहा। सहजीवी की विभिन्न प्रजातियां अलग अलग काम करने में सक्षम हैं। उन्हें आमतौर पर इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि वे जो उपयोगिता प्रदान करते हैं वह बाह्य है या आंतरिक। बाह्य सहजीवी आमतौर पर शरीर पर कुछ प्रकट करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मेरे ये हाथ और विंस। जबकि आंतरिक सहजीवी शरीर के अंदर प्रकट होते हैं। वे आमतौर पर मौजूदा चयापचय कार्य को बढ़ावा देते हैं या ऐसे चयापचय कार्य प्रदान करते हैं जो उपयोगकर्ता के पास पहले नहीं थे। सिम्बायोसिस तकनीकें सिम्बियोट को प्रत्यारोपित करने के बाद आती हैं। उन्होंने आगे कहा, आपकी तकनीकों की गुणवत्ता उपलब्ध सिम्बियोट पर निर्भर करती है। उच्च श्रेणी के सिम्बियोट में आमतौर पर समान कठिनाई के लिए अधिक शक्तिशाली तकनीकें होंगी। रुको, रूई ने भौहें सिकोड़ी। सिम्बायोट के पास ग्रेड होते हैं। बेशक, वे करते हैं, फनान ने जवाब दिया। मेरा डार्क ईगल सिम्बियोट एक ग्रेड 8 सिम्बियोट है, मेरा आर्मरेजर सिम्बियोट एक ग्रेड 7 सिम्बियोट है। मेरे पास कुछ निम्न ग्रेड आंतरिक सिम्बियोट भी हैं। रूई की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। वह बाह्य सजीवियों की तुलना में आंतरिक सजीवियों में अधिक रुचि रखता था। वह अपने शरीर पर अतिरिक्त भुजाओं या पंखों जैसे उपांगों की कोई शारीरिक वृद्धि नहीं चाहता था। वह कुछ ऐसा चाहता था जो उसकी वर्तमान शक्ति और क्षमता की प्रशंसा करे, न कि कुछ ऐसा जो उसे हड़पने का लक्ष्य रखता हो। रूई ने पूछा, सहजीवी मार्शल आर्ट की कमियां और खामियां क्या हैं? उसने पहले ही बहुत सा उत्तर समझ लिया था, लेकिन वह किसी वास्तविक विशेषज्ञ से इसकी पुष्टि करना चाहता था। इसमें जोखिम, शर्तें और बाधाएं हैं। उसने आह भरी। यही एक कारण है कि सिम्बायोसिस मार्शल आर्ट तकनीकें आगे नहीं बढ़ पाई हैं। इसमें इतने सारे नुकसान हैं जो मार्शल आर्ट के अन्य क्षेत्रों में नहीं हैं। जोखिमों में मस्तिष्क क्षति की संभावना शामिल है यदि आप अपनी मानसिक क्षमता पर अत्यधिक बोझ डालते हैं, क्योंकि सिम्बायोसिस मार्शल आर्ट तकनीकों में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश सिम्बायोट मस्तिष्क के साथ तंत्रिका संबंधी विकार बनाते हैं। आपकी सहनशक्ति पर अत्यधिक बोझ के कारण कमजोरी होती है। इसके अलावा प्रत्येक सिम्बायोट के अपने विशिष्ट अतिरिक्त जोखिम होते हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। महारत हासिल करने की कठिनाई भी अधिक है, क्योंकि आपको सिम्बायोट के साथ बुनियादी दक्षता और समन्वय विकसित करने की आवश्यकता होती है। रूई ने सिर हिलाया। इन सभी नुकसानों के साथ साथ एक अजीब घृणित प्राणी को अपने शरीर के अंदर डालने और अपने दिमाग से जोड़ने की सहज भय घृणा, शायद यही कारण था कि सिम्बायोसिस मार्शल आर्ट ने उड़ान नहीं भरी थी। सहजीवन तकनीक के क्या लाभ हैं? फनान मुस्कुराया। मुझे खुशी है कि तुमने पूछा। फनान ने बताया, सिम्बायोट मार्शल आर्ट के कई ठोस फायदे हैं। एक बात यह है कि एक बार जब आप सिम्बियोट की बुनियादी महारत हासिल कर लेते हैं, तो शक्तिशाली तकनीकों में महारत हासिल करना आसान हो जाता है। रूई ने उन शब्दों पर भौहें उठाईं और उसके आगे बोलने की प्रतीक्षा करने लगी। ग्रेड 10 क्षमता वाली सहजीवी तकनीकें तो हैं, लेकिन केवल ग्रेड 9 या कभी कभी ग्रेड 8 की कठिनाई वाली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उन शब्दों को सुनकर रूई की आंखें चौड़ी हो गईं। गॉड स्पीड, वॉर्ड सटेप, ऑल सीइंग आई और हॉट परमिएशन जैसी ग्रेड 10 पोटेंसी तकनीकें असाधारण रूप से शक्तिशाली तकनीकें थीं, जिनमें असाधारण कठिनाई थी। अत्यधिक प्रतिभा, उच्च आत्मीयता और अत्यधिक प्रयास के बिना उनमें महारत हासिल नहीं की जा सकती थी। रूई को अप्रेंटिस लाइब्रेरी में जो भी ग्रेड 10 पोटेंसी तकनीकें मिली, उनमें भी ग्रेड 10 की कठिनाई थी। सभी ग्रेड 10 तकनीकें शक्ति और कठिनाई दोनों में ग्रेड 10 थीं। हालांकि फनान ने उन्हें बताया कि सिम्बायोसिस मार्शल आर्ट में कम कठिन ग्रेड के साथ ग्रेड 10 शक्ति तकनीक प्राप्त करना संभव था। इसका मतलब यह था कि उस अद्भुत शक्ति को काफ़ी कम कठिनाई से प्राप्त करना संभव था। यह प्रभावशाली है, रूई ने स्वीकार किया। वास्तव में, फनान ने जवाब दिया, इसके अलावा अन्य लाभ भी हैं, जैसे उपयोगिता की अधिक विविधता। अपनी जैविक सीमाओं को पार करने से आपको ऐसी चीजें करने के विकल्प मिलते हैं जो अन्यथा अकल्पनीय होती। रूई ने सिर हिलाया। पंखों से उड़ना उनमें से एक था। उसे आश्चर्य हुआ कि अगर फनान कभी स्क्वायर बन गया तो वह कितना तेज हो जाएगा। मार्शल स्क्वायर सभी उस स्तर पर पहुंच गए थे जहां वे केवल हवा में कदम रखकर खुद को आगे बढ़ा सकते थे। निश्चित रूप से पंखों वाला कोई व्यक्ति इससे कहीं अधिक कर पाएगा। जब भी उनके पास समय होता, तो ये दो फायदे ही सिम्बायोसिस मार्शल आर्ट पर गौर करने लायक होते। अगला प्रशिक्षण सत्र अवश्य होगा, उन्होंने उत्साहित होकर कहा। वह नहीं जानता था कि वह किस प्रकार की सहजीवी मार्शल आर्ट तकनीक को चुनेगा, यदि वह पहली बार में कोई चुन भी ले। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत होती रही, जब तक कि कार्यक्रम समाप्त नहीं हो गया और अतिथि तथा उनके प्रतिनिधि लड़ाके वापस नहीं लौट गए। उस दिन रूई मार्शल अकादमी लौटा, गहरे विचारों में डूबा हुआ। उसे कई बातों पर विचार करना था। उसका सबसे तात्कालिक लक्ष्य स्क्वायर उम्मीदवारी की शर्तों को पूरा करना था।
मिशनों ने उसे अपने विकास को स्थिर करने में मदद की ताकि वह वास्तविक युद्ध अनुभव के साथ सीखी गई नई तकनीकों को मजबूत कर सके, न कि औसत दर्जे के स्पैरिंग अनुभव के बजाय जो उसे मार्शल अकादमी में खुद को बंद करके मिलता। ये भी एक कारण था कि मार्शल अकादमी में शिक्षार्थी लाइसेंस का प्रावधान था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि मार्शल प्रशिक्षु वास्तविक दुनिया में जा सकें और समझ सकें कि उनकी वास्तविक युद्ध क्षमता और योग्यता कहाँ निहित है। रूई को महसूस हो रहा था कि प्रशिक्षण से बाहर आने के बाद से एक हफ्ते के अंतराल में वह थोड़ा और मजबूत हो गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपनी ताकत से और ज़्यादा सहज और परिचित हो गया था। उसे तब तक मिशन जारी रखने में कोई आपत्ति नहीं थी जब तक कि उसे ऐसा न लगे कि वह स्थिर हो गया है। हालांकि उसे सहज ही यह एहसास हो गया था कि वह कोई उम्मीदवारी हासिल करने के करीब है, बस एक आखिरी कदम दूर है। जब वह प्रशिक्षण से बाहर आया था तो उसे यकीन नहीं था कि उसकी मार्शल आर्ट परिपक्वता प्राप्त कर चुकी है या नहीं। उसे बताया गया था कि वह एक दिन इसके बारे में निश्चित हो जाएगा, लेकिन हाल ही में उसने जो थोड़ा अनुभव प्राप्त किया था उसके बाद उसे लगा कि उसकी फ्लोइंग वर्ड शैली को परिपक्वता तक पहुंचने से पहले बस थोड़ा और विकास की आवश्यकता है। शायद ये सिर्फ एक आखिरी प्रशिक्षण चरण है, रूई ने मन ही मन सोचा। यही कारण है कि उन्हें अपने अगले प्रशिक्षण चरण में सहजीवन तकनीकों में महारत हासिल करने की धारणा के बारे में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्या सहजीवन मार्शल आर्ट जैसे अनोखे क्षेत्र में प्रयास करना और उसमें गहराई से उतरना बुद्धिमानी थी? रूई को यकीन नहीं था। शुक्र है, उसके पास अभी भी कुछ समय था। वह अपने अनुभव को समृद्ध करना चाहता था और यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके मालिक की मौजूदा शक्ति चरम पर हो, न केवल एक मुकाबले में बल्कि वास्तविक युद्ध में भी। जब वह वापस लौटा तो वह तुरंत ही किसी अन्य मिशन में शामिल होना चाहता था, तभी उसने अचानक केन को अपनी ओर दौड़ते हुए पाया। अरे रूई, तुम कहाँ थीं? उसने जल्दी से पूछा। अभी एक मिशन से लौटा हूँ, दूसरा मिशन लेने वाला हूँ। क्यों? ठीक है, तुम्हें कोई दूसरा चुनने की ज़रूरत नहीं है। केन ने अपना सिर हिलाया। ये तुम्हारे लिए चुना गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूई की भौं ऊपर उठी। रॉयल कैंड्रियन सरकार की ओर से एक अनिवार्य मिशन। केन ने अपना सिर हिलाया। सरकार नहीं, मार्शल यूनियन ही। तुम्हें ये कैसे पता? रूई ने भौहें सिकोड़ लीं। क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जिन्हें चुना गया है, केन ने जवाब दिया। आप भी, और फे, नेल और हेवर। रूई ने भौहें सिकोड़ीं। मार्शल अकादमी के शीर्ष 5 मार्शल प्रशिक्षुओं से जुड़ा एक मिशन। ये किस तरह का मिशन है? अभी तक पता नहीं, केन ने आह भरी। मिशन का टूटना जाहिर तौर पर मार्शल यूनियन मुख्यालय में एक आधिकारिक मार्शल कमिश्नर द्वारा किया जाएगा। रूई की आंखें उन शब्दों पर चौड़ी हो गईं। तथ्य यह है कि मिशन को मार्शल यूनियन में एक मार्शल कमिश्नर द्वारा व्यक्तिगत रूप से वितरित किया जा रहा था। इसका मतलब था कि यह मानक मिशन की तुलना में कैंड्रियन मार्शल यूनियन के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण था। यह उन मार्शल कलाकारों में भी परिलक्षित होता है जिन्हें मिशन को पूरा करने के लिए चुना गया था। ठीक है, तो फिर चलें, रूई ने आग्रह किया। दोनों लड़के तुरंत अन्य 5 से मिले और वे सभी मार्शल यूनियन हाजिन शाखा मुख्यालय की ओर चले गए। तुम्हारा क्या विचार है कि यह मिशन किस बारे में है? फे ने आश्चर्य से पूछा। कहना मुश्किल है, हेवर ने जवाब दिया। मुझे कभी भी मार्शल यूनियन द्वारा नियुक्त नहीं किया गया। ये निश्चित रूप से एक ऐसा मिशन है जो मार्शल यूनियन के हितों को प्रभावित करता है, रूई ने सोच समझकर कहा। हालांकि उन्होंने मार्शल अप्रेंटिस को नियुक्त किया है, भले ही यह हमारे जैसे प्रतिष्ठित मार्शल अप्रेंटिस हों, इसका मतलब है कि मिशन की कठिनाई अप्रेंटिस क्षेत्र से अधिक नहीं है, ये निश्चित है। उन्होंने आगे बोलने से पहले कुछ देर रुककर कहा। तथ्य यह है कि वे मार्शल आर्टिस्ट को काम पर रख रहे हैं, इसका मतलब है कि हितों का टकराव है जो मार्शल यूनियन के हितों को प्रभावित कर रहा है। ये वास्तव में संभावनाओं को बहुत सीमित कर देता है। शुरुआत के लिए यह कोई शिकार मिशन नहीं है, वे पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्रालय द्वारा कमीशन किए गए हैं। यह मुख्य रूप से एक गुप्त मिशन नहीं है, यहाँ केवल केन ही उच्च श्रेणी के छाया श्रेणी मिशनों के लिए उपयुक्त है। इससे आक्रामक श्रेणी और रक्षा श्रेणी के मिशन बचते हैं, शायद कुछ अजीबोगरीब विविध मिशन भी। तो मूलतः हम किसी की रक्षा करेंगे या किसी पर हमला करेंगे, केन ने निष्कर्ष निकाला। अकादमी धन और प्रतिष्ठा का आभास देती थी, ये काफ़ी दिखावटी और बड़ी थी। फिर भी यह मार्शल यूनियन मुख्यालय के बिल्कुल विपरीत थी। मार्शल यूनियन मुख्यालय की संरचना में एक सैन्यवादी दृष्टिकोण था। रूई को महसूस हो सकता था कि इसे बिना किसी सौंदर्यबोध की परवाह किए पूरी तरह से दक्षता के लिए डिज़ाइन किया गया था। सभी प्रमुख और अर्ध प्रमुख शहरों में मार्शल यूनियन की एक शाखा थी और हाजिन शहर भी इससे अलग नहीं था। शुक्र है कि यह मार्शल अकादमी से बहुत दूर भी नहीं था। वे शीघ्र ही वहां पहुंच गए और तुरंत मार्शल यूनियन के कमीशन विभाग की ओर चल दिए। कृपया कार्यालय में 3:12 बजे तक प्रतीक्षा करें, कर्मचारी ने कहा। कमिश्नर फ्रेलमांट आपके साथ जुड़ेंगे और जल्द से जल्द ब्रीफिंग शुरू करेंगे।
ब्रीफिंग रूम रूई की अपेक्षा से कहीं अधिक पृथ्वी जैसा था, फिर भी ब्रीफिंग रूम बनाने के केवल सीमित तरीके ही थे। बोरिंग। नेल कुर्सी पर बैठ गई। ये बोरिंग है, मैं वापस जा रही हूँ। यह एक बुरा विचार है, केन ने उससे कहा। हमने जो रॉयल्टी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं उसमें सालाना एक निश्चित अंतराल पर अनिवार्य रूप से रॉयल्टी स्वीकार करने का अनुबंध निर्दिष्ट किया गया है। चलो छोड़ो, नेल ने खड़े होकर कहा। मैं अकादमी वापस जा रहा हूं और मजबूत प्रशिक्षुओं से लड़ूंगा। कोई भी मार्शल अप्रेंटिस इतना मजबूत नहीं बचा है कि वह आपसे लड़ सके। रूई ने इशारा किया। अकादमी से केवल वे ही लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, वे सभी इस कमरे में बैठे हैं। क्या आप उस कमज़ोर मार्शल अप्रेंटिस से लड़ना चाहते हैं जिसे आपने पहले ही हरा दिया है? टस्क। वह अपनी कुर्सी पर वापस गिरते हुए बोला। ओह, जल्दी करो। धैर्य रखो बच्चे। केन ने उसे घूर कर देखा। फे ने उसे एक मनोरंजक नज़र से देखा और उसका उपहास किया। केन उसकी ओर मुड़ा। क्या? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन? अरे कुछ भी नहीं। उसने कंधे उचका दिए। केन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। क्या मैं हूँ? तुम हो। रूई ने आह भरी और बातचीत जारी रहने पर वह हताश हो गई। फे और केन की बिना किसी बात पर झगड़ने की क्षमता वाकई हैरान करने वाली थी। हम टीम जैसी किसी भी चीज़ से बहुत दूर हैं। रूई ने मन ही मन आह भरी। आशा करते हैं कि यह मिशन समन्वय और सहयोग के मामले में बहुत ज़्यादा मांग नहीं करेगा। अंततः दरवाज़ा खुल गया। मार्शल यूनियन के प्रतीक चिन्ह वाले सूट जैसे परिधान में एक आदमी अंदर आया। देरी के लिए क्षमा करें, उसने कहा और फाइलों का बक्सा लेकर कमरे में चला गया। प्रशिक्षु रूई क्वारियर, फेद दुल्हान, केन अर्निकार, नेल और हेवर मैंडेलीव। हाँ सर, सभी ने पुष्टि की। उन्होंने सिर हिलाया और फाइलें लेकर मार्शल यूनियन के प्रत्येक सदस्य को वितरित कर दीं। जिस मिशन को पूरा करने के लिए आप सभी को नियुक्त किया जा रहा है वह एक आक्रामक श्रेणी का मिशन है, उसने उनसे कहा। स्वाभाविक रूप से इसका मतलब है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन है। मिशन का लक्ष्य कॉमनवेल्थ डची ऑफ विन्फना में एक शोध सुविधा है, कैनरियन साम्राज्य की परिक्रमा करने वाले सबसे छोटे संप्रभु राज्यों में से एक। आपका लक्ष्य शोध सुविधा के सभी शोधकर्ताओं को मारना और शोध सुविधा के सभी शोध डेटा को निकालना और इसे कैनरियन साम्राज्य में वापस लाना है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूई ने भौहें सिकोड़ीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि किसी विदेशी देश में स्थित शोध केंद्र इस मिशन का लक्ष्य होगा। शोध सुविधा का अस्तित्व कॉमनवेल्थ डची ऑफ विन्फना की गोपनीय जानकारी है। इसे लोगों से दूर बनाया गया है और इसके अस्तित्व को छिपाने के लिए भूमिगत भी बनाया गया है, कमिश्नर फ्रेलमांट ने उन्हें बताया। मार्शल यूनियन द्वारा प्रदान की गई खुफिया जानकारी में शोध सुविधा के बारे में व्यापक डेटा शामिल है। हमारे जासूस इसकी संरचना, सुरक्षा उपायों के साथ साथ वांछित लक्ष्य के स्थान के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं। इस सारी जानकारी का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद इस मिशन की कठिनाई को ग्रेड 10 श्रेणी में भी सबसे अधिक माना गया है, जिसके लिए कम से कम एक ग्रेड 10 मार्शल अप्रेंटिस और ग्रेड 8 से ऊपर के 4 अन्य मार्शल अप्रेंटिस की आवश्यकता है। उन्होंने आगे बोलने से पहले कुछ देर रुककर कहा, इन चारों में से हमने कम से कम एक मार्शल अप्रेंटिस की ज़रूरत का मूल्यांकन किया है जिसमें उच्च आक्रामक शक्ति हो और एक मार्शल अप्रेंटिस में उच्च गुप्त क्षमता हो। टीम की संवेदी क्षमता भी एक निश्चित सीमा से कम नहीं हो सकती। दोहराना चाहता हूं, आपके मिशन के 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य भूमिगत सुविधा के सभी शोधकर्ताओं की मृत्यु सुनिश्चित करना है। सभी की, उनमें से एक भी नहीं बच सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य को पूरा न कर पाना मिशन के लिए पूरी तरह से विफलता मानी जाएगी। दूसरा उद्देश्य सुविधा के सभी शोध डेटा को प्राप्त करना है, जिसके साधन मिशन बिल में विस्तृत हैं। उन्होंने कहा, मिशन तुरंत शुरू होता है। एक बार जब आपको ब्रीफिंग मिल जाती है तो आप तुरंत डिस्पैच सुविधा की ओर बढ़ेंगे जहां से आप तुरंत पैदल विन्फना की यात्रा करेंगे। सफल पारिश्रमिक कुल 600 स्वर्ण है। रूई की आंखें चौड़ी हो गईं। यह उसके रुयलोकन गैंग मिशन से मिलने वाले पारिश्रमिक से 20 गुना ज्यादा था। इस एक मिशन के लिए मार्शल यूनियन जितनी बड़ी रकम देने को तैयार थी वह हैरान करने वाली थी। इसमें मिशन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को शामिल किया गया है। कम महत्वपूर्ण लेकिन महत्वपूर्ण विवरण मिशन बिल में विस्तार से दिए गए हैं। इसे याद रखना सुनिश्चित करें, उस व्यक्ति ने उनसे कहा। उसे अचानक कुछ याद आया। विनफ्राना के राष्ट्रमंडल डची की मूल भाषा और लिपि विनफ्रानेस है। मिशन में विनफ्रानेस शब्दों और वाक्यांशों की एक लंबी सूची शामिल है जिन्हें याद रखना जरूरी है। आदर्श रूप से आप सभी को इसे याद रखना चाहिए, उन्होंने उनसे कहा, लेकिन कम से कम आप में से किसी एक को इसे याद रखना चाहिए। रूई ने मिशन बिल पर सरसरी निगाह डाली और उसे जल्दी से अपने मस्तिष्क महल में दर्ज कर लिया। एक और बात, उसने रूई की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम प्रशिक्षु क्वारियर मिशन का नेतृत्व करोगी। स्पष्ट। उनमें से कोई भी इस बात से हैरान नहीं था।
रूई कमोबेश सबसे ताकतवर था और वह निश्चित रूप से सबसे बुद्धिमान था। रूई ने जवाब में सिर हिलाया, हाँ सर। अच्छा, मिशन बिल को अच्छी तरह याद कर लें और जब आपका काम पूरा हो जाए तो आवश्यक प्रोटोकॉल के अनुसार आगे बढ़ें और बाहर निकलें। अगर आपको किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो आप कमिश्नर विभाग में मुझसे सलाह ले सकते हैं। माफ़ कीजिए, रूई ने उसे बीच में टोकते हुए कहा। क्या ये जानना संभव है कि मिशन क्यों शुरू किया जा रहा है? आदमी ने सोच समझकर रूई को देखा। ठीक है, अगर तुम्हें जानना ही है तो यह इसलिए है क्योंकि शोध सुविधा ने मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन किया है। मार्शल यूनियन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस इतनी सी बात है। वह जाते हुए बोला। आंखें उन शब्दों को सुनकर सिकुड़ गईं। क्या वह हमें बेवकूफ़ समझता है? ये बिल्कुल बकवास है और हर कोई यह जानता है। मानवाधिकार उल्लंघन का हिस्सा वास्तव में सच था। मिशन बिल में भी इसका विस्तृत विवरण दिया गया था। शोध सुविधा मानवों पर लगातार बड़े पैमाने पर प्रयोग कर रही थी। कॉमनवेल्थ डची ऑफ विन्फना ने शोध और विकास के लिए कैदियों को परीक्षण विषयों के रूप में इस्तेमाल किया और मिशन ने विस्तार से बताया कि कैसे हर महीने शोध सुविधा द्वारा सैकड़ों शवों का निपटान किया जाता था। फिर भी रूई मूर्ख नहीं थी। मार्शल यूनियन कोई मानवतावादी या परोपकारी संगठन नहीं था। यह एक ऐसा संगठन था जो मानवीय संघर्ष और पीड़ा पर पनपा और फला फूला। क्या ऐसा संगठन किसी दूसरे संप्रभु राष्ट्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जरा सी भी परवाह करेगा? वह भी एक छोटा सा राष्ट्र जिसकी कैनरियन साम्राज्य के साथ सौदेबाजी करने की कोई शक्ति नहीं है। इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है, रूई ने सोचा। मिशन का असली लक्ष्य संभवतः शोध डेटा था। रूई को ये बात उसी समय समझ में आ गई थी जब फ्रेलमाउंट ने मिशन के उद्देश्य बताए थे। रूई को ये समझ में नहीं आया कि फ्रेलमाउंट ने अनुसंधान डेटा अधिग्रहण के बजाय मार्शल यूनियन के सभी निवासियों को नष्ट करने के पहले उद्देश्य पर जोर क्यों दिया। वास्तव में क्या सभी शोधकर्ताओं को हटा देना एक बुरा विचार नहीं था? यदि मार्शल यूनियन ने गुप्त रूप से सारा डेटा चुरा लिया और अनुसंधान जारी रखने की अनुमति दे दी तो क्या भविष्य में उसे और अधिक अनुसंधान डेटा प्राप्त नहीं हो जाएगा जिसे वह एक बार फिर चुरा सकता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या यह अंततः अधिक उत्पादक नहीं था? अगर उन्होंने साल में एक बार केन जैसे किसी व्यक्ति को वॉरेट सटेप का उपयोग करके गुप्त रूप से अनुसंधान सुविधा में घुसपैठ करने, सभी डेटा चुराने के लिए भेजने का फैसला किया होता तो अंततः उनके पास बहुत अधिक अनुसंधान डेटा होता। रूई ने टिप्पणी की, ऐसा कुछ क्यों नहीं किया गया? इसका केवल एक ही निष्कर्ष था। मार्शल यूनियन दृढ़ता से चाहती थी कि अनुसंधान जारी न रहे, जिसका मतलब है कि अनुसंधान को जारी रखने देने के नुकसान और बाधाएं इसे जारी रखने देने के लाभों से कहीं ज्यादा हैं। रूई ने निष्कर्ष निकाला, लेकिन ऐसा क्यों होगा? सूचना से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बात जानकारी की नहीं, बल्कि यह है कि वह किसके पास है। रूई को एहसास हुआ, मार्शल यूनियन नहीं चाहता था कि विन्फना की राष्ट्रमंडल डची को अनुसंधान सुविधा में संचालित अनुसंधान परियोजनाओं से प्राप्त डेटा प्राप्त हो। बेशक ये समझ में आने वाली बात थी। शोध और विकास सभ्यता की आधारशिला थे और अकेले ही किसी देश को बहुत लाभ पहुंचा सकते थे। मार्शल यूनियन के लिए यह समझना स्वाभाविक था कि वह अन्य देशों को इस पर बहुत अधिक कब्जा करने से रोकना चाहता था। तथ्य यह है कि इसमें मार्शल यूनियन शामिल है, इसका अर्थ है कि यह मार्शल आर्ट से संबंधित है, न कि पारंपरिक तकनीक से। रूई ने सोचा। जहां तक उसे पता था, मार्शल यूनियन पारंपरिक गूढ़ तकनीक के अनुसंधान में शामिल नहीं था। अगर विन्फना अनुसंधान सुविधा सामान्य गूढ़ तकनीक अनुसंधान में लगी होती तो मार्शल यूनियन शायद परेशान नहीं होती। अगर ऐसा होता तो शाही परिवार ही हस्तक्षेप करता। एड्स बाय पब फ्यूचर, इस बात को इस तथ्य से भी समर्थन मिला कि वे मनुष्यों पर प्रयोग कर रहे थे। ये पूरी तरह संभव है कि यह शोध कुछ ऐसा है जो कांड्रियन साम्राज्य के पास राष्ट्रमंडल डची ऑफ विन्फ्राना पर मौजूद जबरदस्त शक्ति गतिशील लाभ को खतरे में डालता है। रूई ने सोचा। हालांकि वह समझ नहीं पाया कि वह क्या हो सकता है। यह असंभव था कि यह शोध कुछ ऐसा न हो जो मार्शल यूनियन के पास पहले से ही हो। रूई को पता था कि मार्शल यूनियन ने मार्शल आर्ट के शोध में कितना निवेश किया है। शोध बजट पूरे संगठन के लिए इतने बड़े थे कि वे इस बात पर मार्शल गुड बना सकते थे कि विशाल शोध बजट को कैसे आवंटित किया जाना चाहिए। रूई को इस बात पर बहुत संदेह था कि विन्फ्राना का राष्ट्रमंडल डची मार्शल यूनियन के भयावह मार्शल आर्ट अनुसंधान से मेल खा सकता है। यदि मार्शल यूनियन के पास पहले से ही वह शोध डेटा है जो विन्फ्राना शोध सुविधा के पास है, तो इसका मतलब है कि शोध डेटा इतना महत्वपूर्ण है कि मार्शल यूनियन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि विन्फ्राना राज्य उस तक पहुंच बनाए। रूई ने निष्कर्ष निकाला। इससे ये संभावना कम हो गई कि शोध केवल तकनीकों पर आधारित था। मार्शल यूनियन के लिए केवल मुट्ठी भर तकनीकें मायने नहीं रखतीं। सभी देशों ने मार्शल आर्ट तकनीक विकसित की, लेकिन इसे रोकने के लिए जो लागत लगी वह प्राप्त लाभों के लायक नहीं थी। यदि उन तकनीकों पर शोध नहीं किया जा रहा था तो फिर क्या किया जा रहा था? रूई काफी उत्सुक थी।
दुर्भाग्य से मिशन बिल में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि वास्तव में अनुसंधान सुविधा में क्या अनुसंधान किया जा रहा था, जिसका अर्थ संभवतः ये था कि उनके जैसे मार्शल अप्रेंटिस के पास इस तरह की जानकारी तक पहुंच के लिए बहुत कम मंजूरी स्तर था। फिर भी रूई के मन में कई शंकाएं थीं जिन्हें उसने अभी के लिए किनारे रख दिया। मिशन ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसने मिशन बिल द्वारा प्रदान की गई शोध सुविधा के बारे में डेटा को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। शोध सुविधा छोटी नहीं थी, ये गोलाकार थी और इसका व्यास 1 किलोमीटर से भी ज्यादा था। गुप्त प्रवेश द्वारों का सामान्य क्षेत्र ज्ञात था, हालांकि सटीक स्थानों का अनुमान नहीं लगाया जा सका था। रूई को तुरंत एहसास हुआ कि यही एक कारण था कि उसे इस मिशन के लिए चुना गया था। भूकंपीय मानचित्रण के साथ उसके पास एक निश्चित गहराई सीमा के भीतर भूमिगत विसंगतियों का पता लगाने की क्षमता थी। जब तक वह बहुत दूर न हो, उसे शोध सुविधा के प्रवेश द्वारों में से एक का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। मजेदार बात यह है कि मिशन बिल में अनुसंधान सुविधा की सामान्य संरचना के बारे में जानकारी थी, लेकिन प्रवेश द्वारों के स्थान के बारे में जानकारी नहीं थी। शुक्र है कि सुरक्षा उपाय उनकी क्षमता से परे नहीं थे। ऐसा नहीं था कि शोध सुविधा इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी कि उसे उच्च सुरक्षा दी जाए, बस ये था कि विन्फ्रानन सरकार उसे अधिक सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ थी। सभी छोटे देशों में कॉमनवेल्थ डची ऑफ द विन्फ्राना बड़े देशों के कारण मार्शल आर्टिस्ट से सबसे ज्यादा वंचित था। इसके पास अपने आकार के हिसाब से एक राज्य से भी कमजोर मार्शल आर्ट की नींव थी, और कैंड्रियन साम्राज्य ने अपने समृद्ध और अपार शिक्षण और विकास संसाधनों के जरिए अपने सभी मार्शल आर्टिस्ट को आकर्षित करके बेरहमी से उनसे छीन लिया था। यह इस हद तक हो गया कि विन्फ्राना के राष्ट्रमंडल डची के पास मार्शल प्रशिक्षुओं के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं।